हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है स्किल इकोसिस्टम इन इंडिया। और जो जितने भी अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स हमारे देश में हैं और जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स उसके लिए स्किल इकोसिस्टम में जो वर्क कर रही है उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिया में अभी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट जो है वो स्कूल एजुकेशन करता है क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के, है ना। इसके बाद कई स्टूडेंट जो है वो डिग्री प्रोग्राम के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं। कुछ लोग डिप्लोमा करते हैं जो कि पॉलिटेक्निक या फिर ऐसी किसी संस्था में करते हैं, और कुछ लोग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करते हैं। ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जनरली जो होते हैं वो आईटीआई में या फिर शॉर्ट टर्म वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पर होते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है सर्टिफिकेशन रिलेटेड प्रोग्राम जो है उसके बारे में। अब सर्टिफिकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग जो है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो कर सकती है, वो किसी भी ड्यूरेशन का हो सकता है प्रोग्राम। कुछ आईटीआई में प्रोग्राम होते हैं, आईटीआई जो टेक्निकल मोस्टली टेक्निकल प्रोग्राम्स वगैरह उस वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, जिसमें 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच में ये ड्यूरेशन होता है वहाँ पे पढ़ाई का। और तीसरा जो होता है बहुत ही शॉर्ट टर्म, मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि 1 महीने की भी प्रोग्राम वहाँ पे कराई जा सकती है, या 1 महीने से लेके 1 साल के बीच में जो प्रोग्राम होते हैं, जो शॉर्ट टर्म वोकेशनल प्रोग्राम होते हैं, जो कि एनएचडीसी के अम्ब्रेला के अंदर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम इस शॉर्ट टर्म वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम से जो स्किल डेवलपमेंट हो रहा है देश में उसके बारे में हम देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। जिस प्रकार किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनी है, वो है यूजीसी या एआईसीटी, जिसके अंडर में सारी यूनिवर्सिटीज़ आती है और यूनिवर्सिटीज़ किसी भी कॉलेज को एफिलिएशन देती है। तो सेम उसी प्रकार जो एनसीवीईटी है, वो जितने भी शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होते हैं उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी है। एनसीवीटी के अंडर में सेक्टर स्किल काउंसिल्स, जो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है सेक्टर स्किल काउंसिल्स, जो कि एनएसडीसी नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर में अम्ब्रेला में काम करती है, वो आती है। और सेक्टर स्किल काउंसिल्स एनएसडीसी के इकोसिस्टम में, स्किलिंग इकोसिस्टम के अंदर में ट्रेनिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश करते हैं, उनको अफिलिएशन देते हैं, और उसके बाद में वहाँ पे अफिलेटेड या अप्रूव्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। तो इस पूरे चार्ट से हम ये चीज़ समझ सकते हैं, जो यूजीसी काम करता है सेम वैसा ही काम एनसीवीईटी करती है देश में। यूजीसी के अंदर में या एआईसीटी के अंदर में यूनिवर्सिटीज़ काम करती है, तो एनसीवीटी के अंदर में सेक्टर स्किल काउंसिल्स या अवॉर्डिंग बॉडीज़ काम करती है। यूनिवर्सिटी के अंदर में जैसे कॉलेज आते हैं तो सेक्टर स्किल काउंसिल्स या एनएसडीसी के अम्ब्रेला के अंदर में ट्रेनिंग सेंटर्स आते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होती है। ओके, क्लियर है? ये चार्ट सिर्फ समझने के लिए बनाया गया है, इसका और कोई पर्पस नहीं है। अब हम देखते हैं कि सेक्टर स्किल काउंसिल्स क्या होते हैं। जैसे हमने एक समझा है अभी तक के कि लोग स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद में भी एम्प्लॉयबल नहीं बनते। एम्प्लॉयबल मतलब ऐसे पर्सन जो कि रेडी टू वर्क होते हैं। मतलब अगर हम किसी भी कॉलेज ग्रेजुएट को अगर ले लें तो हम उसको डायरेक्ट काम पर नहीं लगा सकते हैं। कारण क्या है कि जिस भी वो सेक्टर पे काम करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर सेक्टर की उसको जानकारी देनी पड़ेगी। फिर जिस विभाग में या जिस डिपार्टमेंट में वो अपॉइंट हुए हैं उस विभाग में किस तरह से काम किया जाता है, कौन सा काम कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो पूरा चीज़ उसको सिखाया जाना पड़ता है। उसके बाद ही वो काम करने के लिए रेडी होता है, जिसके लिए इनिशियली कई जगह बड़ी बड़ी संस्थाओं में 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है कि पहले वो 1 महीना ट्रेनिंग लेंगे, फिर उसके बाद हमारी संस्था में काम करेंगे।
तो हमने एक चीज़ देखा कि चाहे वो बंदा कितनों ही बड़ी पढ़ाई करके जाए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जाए, तो जब तक कि वो उसको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तब तक कि वो काम करने के लिए इंडस्ट्री रेडी नहीं बन पाता है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में ऐसा बनाया गया है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या फिर कॉलेज लेवल की एजुकेशन हो, उसमें वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ते हैं बच्चे लोग, ओके। पर जब वो काम में जाते हैं तो वो पूरी पढ़ाई जो 3 साल की या 4 साल की वो पढ़ाई करें ग्रेजुएशन में, या पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल की वो और एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं, वो पूरी की पूरी पढ़ाई एक साथ एक ही जगह पे काम नहीं आती है। वो अलग अलग लेवल पे जब वो आगे बढ़ते जाते हैं तब वो काम आते जाती है, बट एक ही साथ एक ही जगह पे वो सारे काम को नहीं करते। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, वो उनको जो काम करवाना है उसके लिए पहले उनको थोड़ा सा पॉलिशिंग करती है, मतलब ट्रेनिंग देते हैं कि आपको हमारे ऑफिस में क्या काम करना है, किस तरह से काम करना है, वो सारी चीज़ें वो सीखते हैं। और उसके बाद कई जगह 10 दिन 15 दिन या कई जगह महीना 2 महीने की भी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग करने के बाद में वो फिर वहाँ पर पूरी तरह से काम कर पाते हैं। ये अभी तक के का सिस्टम रहा है। पर अगर एक चीज़ हम देखें कि अगर किसी एक व्यक्ति को, सपोज कोई एक पर्सन है जिसने कॉमर्स की पढ़ाई की और उसके बाद वो अकाउंटेंट बनता है ना, तो जो अकाउंटेंट है उसने कॉमर्स का जब वो पूरा पढ़ाई कर रहा होगा तो उसने अकाउंट से रिलेटेड सारे चीज़ों को पढ़ा, फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी पढ़ाई की, फिर उसने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी पढ़ाई की, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड पढ़ाई की। तो जब वो अकाउंटेंट का काम कर रहा है तो उस समय जो ये अदर पढ़ाई किया है ना, वो उसको वहाँ पे उस समय काम नहीं आती जब वो अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा हो। और अगर किसी एक पर्सन को सिर्फ अकाउंटेंसी से रिलेटेड चीज़ों को अगर सिखा दिया जाए 6 महीने में या 3 महीने में, तो भी वो एक ऐसे अकाउंटेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर या टेली ऑपरेटर, ये जो एक नॉर्मल अकाउंटेंट काम करता है या जूनियर अकाउंटेंट काम करता है, वो वाला काम अगर किसी एक पर्सन को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देके करा दिया जाए तो वो ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के बाद भी वो उस पोजीशन पे काम कर सकता है जिस पोजीशन पे एक बंदा 3 साल की पूरी पढ़ाई करने के बाद में आ रहा है। तो हमने एक चीज देखी, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और पूरी डिग्री प्रोग्राम दोनों में अपने अपने फायदे हैं। अगर सिर्फ अकाउंटेंट के रूप में अगर किसी एक व्यक्ति को काम करना है तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लेके काम कर सकता है। डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है बंदा तो वो अकाउंटेंट के रूप में अभी काम कर रहा है, पर हो सकता है भविष्य में आगे चल के किसी दूसरे पोजीशन पे चला जाए, या सीनियर मैनेजमेंट में अगर जाता है तो उसको मैनेजरियल स्किल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर उसको अगर कोई पूरी एंटरप्राइज को वो संभाल रहा है तो उसको अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो पूरे देश में या पूरी दुनिया में चल रही है उसके बारे में भी समझ होनी ज़रूरी है ना। पर हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कॉलेज जाते ही नहीं है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो कि 8th के बाद ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो जो स्टूडेंट 8th के बाद पढ़ाई छोड़ चुका है या 10th के या 12th के बाद में आगे की पढ़ाई नहीं कर रहा है, उन व्यक्ति को अगर कोई ना कोई काम करवाना है तो फिर वो उनसे कैसे करवाया जाएगा? उन्होंने तो कॉलेज की पढ़ाई की नहीं, तो वो काम तो वहाँ पे ऑफिस वाले या फिर जो अदर दूसरे हैं वो तो वो कर नहीं सकेगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि पढ़ाई छोड़ चुके हैं 8th के बाद, 10th के बाद में या 12th के बाद में, या कई कोर्सेज तो ऐसे भी हैं जो कई बच्चे तो ऐसे तो जो 5वीं के बाद में पढ़ाई छोड़ दिए, क्लास 5th के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, कोई काम नहीं, मतलब कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई करे नहीं है, आता कुछ नहीं है, तो वो कैसे एक अच्छी जगह पे काम कर सकेंगे? तो ऐसे लोगों को एक ब्रिज कोर्स या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दे दी जाए। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के बाद में उनको ऑफिस की या फिर जिस भी सेक्टर में वो काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं उस सेक्टर की थोड़ी सी जानकारी, और जो उनको काम करना है
उस काम की पूरी जानकारी कंप्लीट देने के बाद में ये 3 महीना या 6 महीने में ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और उस पर्टिकुलर पर्सन को आप वहाँ पे काम पे लगा सकते हो। और ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की खासियत ये बहुत अच्छी बात होती है कि ट्रेनिंग आप किसी को भी दे सकते हो। इसके लिए एजुकेशनल बैकग्राउंड, कुछ कोर्सेज के लिए एजुकेशनल बैकग्राउंड दिया हुआ है कि आपको मिनिमम 5th पास होना होगा, 8th पास होना होगा, 10th पास होना होगा या 12th, ऐसे अलग अलग लेवल पे कोर्सेज डिज़ाइन किए जाते हैं, लेवल 1 2 3 4 करके ऐसे। और हर लेवल पे उसका एजुकेशन लेवल दिया हुआ है कि अगर कोई ये वाला पर्टिकुलर सपोज कोई 4th लेवल का कोर्स करना चाहता है, लेवल 4 का कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जनरली जो रहता है वो 10th मिनिमम पास हो, तो उस बच्चे को अगर कराया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। पर कुछ जो 1-2 लेवल के प्रोग्राम है उसके लिए 5th पास भी अगर होगा तो भी वो चलता है, मतलब 5th पास वाले को भी 1-2 लेवल वाले प्रोग्राम जो होते हैं उस पर वहाँ पे कराया जा सकता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं, वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम होते कौन से हैं, इन प्रोग्राम को बनाता कौन है और इन प्रोग्राम्स को एक्सेप्ट कौन करता है। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि इस प्रोग्राम को अगर कोई कर ले, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग को कर ले, तो क्या उसके बाद में इंडस्ट्री उसको अपने पास में ले लेगी या क्या उसको वो उस सेक्टर में नौकरी मिल जाएगी। तो ये जो पूरा काम रहता है, ये पूरा जो प्रोग्राम रहता है, वो पूरा का पूरा सेक्टर स्किल काउंसिल्स को करना होता है। अब सेक्टर स्किल काउंसिल क्या होता है? सेक्टर स्किल काउंसिल एक ऐसी इंडस्ट्री लेड बॉडी होती है। इंडस्ट्री लेड बॉडी का मतलब ऑटोनोमस इंडस्ट्री लेड बॉडी, मतलब एक ऐसी संस्था जो कि जिसको इंडस्ट्री ने ही बनाया है। इंडस्ट्री ने बनाया है मतलब इंडस्ट्री ने इसको क्या क्या काम दिया है। सबसे पहला काम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल गैप। पहले ये पता करो कि हमारे सेक्टर में, देश में 36-37 अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। पूरे देश में जितनी भी प्रकार की स्किलिंग एक्टिविटीज़ हो रही है या जिस सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है अपने देश में, तो उसमें पूरे टोटल जो है वो 37 सेक्टर्स में उसे बांटा गया और हर एक सेक्टर के लिए एक सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनाई गई है। हर एक सेक्टर के लिए एक सेक्टर स्किल काउंसिल बनाई गई है और ये सेक्टर स्किल काउंसिल किसने बनाई है? उसी सेक्टर ने बनाई है। जैसे ऑटोमोटिव एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। ऑटोमोटिव एक सेक्टर है जिसका काम क्या है? पूरे देश में जितने भी प्रकार की गाड़ी से रिलेटेड काम हो रहे हैं, गाड़ी बनाना, गाड़ी को सेल करना, गाड़ी के मेंटेनेंस, गाड़ी का रिपेयर टेक्नीशियन, ये सारा जितना भी गाड़ी से रिलेटेड काम है या किसी भी एक ऑटोमोटिव सेक्टर में जो भी काम होता है, तो जितनी भी बड़ी बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी है, ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, जिसमें 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन सभी कंपनी के बड़े बड़े लोगों ने लोग एक साथ आए, एक काउंसिल बनाई, सब लोग मिलके एक काउंसिल बनाए और उस काउंसिल का नाम दिया गया ऑटोमोटिव डेवलपमेंट काउंसिल। इस ऑटोमोटिव एस काउंसिल जो है उसका काम क्या है? उसका काम है उस पर्टिकुलर सेक्टर की रिक्वायरमेंट को पता करना कि किस किस प्रकार के जॉब रोल की रिक्वायरमेंट होती है, किस किस प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे जो स्किल इकोसिस्टम में जो प्रोफाइल होती है ना, जिसको जेडी जॉब रोल जॉब डिस्क्रिप्शंस बोला जाता है, तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शंस को 2 नाम से कहा जाता है। यहाँ पे जेडी को या तो क्वालिफिकेशंस पैक कहा जाएगा या फिर जॉब रोल कहा जाएगा स्किल इकोसिस्टम में। ओके, तो जो सेक्टर, वैसे ही एक ऑटोमोटिव सेक्टर है, उसकी एक सेक्टर स्किल काउंसिल है। वैसे ही एक हाइड्रोकार्बन सेक्टर स्किल काउंसिल है, जो कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऑयल और गैस से रिलेटेड सारी चीज़ों को में जो भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, जो भी स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, वो सब का आइडेंटिफिकेशन, उससे रिलेटेड कोर्स बनाना, ये सारी चीज़ें काम जो है वो हाइड्रोकार्बन सेक्टर स्किल काउंसिल्स के पास में। एक एग्रीकल्चर की सेक्टर स्किल काउंसिल है। अभी हम एक एक करके सारी सेक्टर स्किल काउंसिल के बारे में देखने वाले हैं।
अब हम पहले बेसिक समझ लेते हैं कि सेक्टर स्किल काउंसिल्स होती क्या है। ये अपने को क्लियर हो गया कि सेक्टर स्किल काउंसिल जो है वो इंडस्ट्रीज के ही द्वारा बनाई गई एक संस्था है। अब इस संस्था का सबसे पहला काम ये होता है स्किल गैप निकालना कि किस किस प्रकार के काम की रिक्वायरमेंट है और क्या उससे रिलेटेड हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है या नहीं है। नहीं है मतलब स्किल गैप है। हमें रिक्वायरमेंट है सपोज 10 लोगों की और हमारे पास में अवेलेबल है 5 लोग, तो हमें ये पता चल गया कि अभी 5 लोगों की और रिक्वायरमेंट है, मतलब हमको 5 लोगों को और ट्रेन करना पड़ेगा हमारे इस सेक्टर में किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। ओके, तो पहला काम है स्किल गैप निकालना, जो स्किल गैप हमने अभी समझा। दूसरा काम है जब स्किल गैप अपने को पता चल गया, एक तो ये पता चलता है कि नंबर ऑफ पर्सन मैन पावर कितनी रिक्वायरमेंट है। दूसरा ये पता चलता है कि कौन कौन से स्किल सेट ऐसे हैं जो कि जिस पे हमें लोगों को ट्रेन करना अभी बाकी है। अगर हमें ये पता चल जाता है कि किस स्किल सेट पे हमें अभी रिक्वायरमेंट है, तो सेकंड वर्क क्या हो जाता है, जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें बनाना पड़ेगा। मतलब हमें एक ऐसा सिलेबस बनाना पड़ेगा जिस सिलेबस को पढ़ के वो बच्चा उसको सीखे और सीखने के बाद में सर्टिफिकेशन पास अगर हो जाता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है और सर्टिफिकेशन मिलने के बाद में वो हमारे लिए काम कर सके, मतलब वो पर्टिकुलर सेक्टर में वहाँ पे काम कर सके। तो जो हम कोर्स सिलेबस की बात करते हैं, स्किल इकोसिस्टम में कोर्स को हम क्वालिफिकेशन पैक बोलते हैं। और एक काम को करने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड जो होता है मतलब एक काम जो होता है उस काम को करने के लिए 10 अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी होगी। अगर वो 10 एक्टिविटीज़ उसको आ गया तो वो उस पर्टिकुलर स्किल सेट में एक्सपर्ट हो जाएगा या फिर उसको उसकी जानकारी है। तो यहाँ पे उसको नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स बताया जाता है या बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स को अगर मिला दिया जाए तो वो एक क्वालिफिकेशन पैक बन जाता है। और क्वालिफिकेशन पैक ओवरऑल जो रहता है उसको अगर हम नॉर्मल भाषा में जो आज की डेट में हम समझते हैं वो होता है सिलेबस। जो किसी भी कॉलेज में या स्कूल में जो सिलेबस रहता है वो सिलेबस एक्चुअली यहाँ पर क्वालिफिकेशन पैक के रूप में कहा जाता है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर हमें किसी एक ऑटोमोटिव शोरूम है, मतलब कोई एक गाड़ी का शोरूम है, उस गाड़ी के शोरूम में एक सेल्स पर्सन है। उस सेल्स पर्सन को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए जिससे वो सारे काम को कर सके। तो एक सेल्स पर्सन को सबसे पहले तो उसे किसी भी कस्टमर को वेलकम करने आना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद में उसको वेलकम करने के बाद में किस तरह से वो उसकी रिक्वायरमेंट समझे कि किस प्रकार की गाड़ी लेने आया हुआ है सामने वाला व्यक्ति। जिस प्रकार की वो गाड़ी लेने आया हुआ है उस प्रकार की गाड़ी को वो लेके जाए उसके पास में और बताए कि भैया आपका जो रिक्वायरमेंट है और आपका जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से मैच करती हुई गाड़ी मेरे पास ये वाली है। मतलब ABCD 4-5 मॉडल होगा, तो जिस भी प्राइस रेंज में उसका मॉडल फिट बैठता है उस मॉडल के पास में लेके जाए और वहाँ पे उसको बताए। तो एक तो उसको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, दूसरा उसको अच्छा बिहेवियर आना चाहिए। फिर उसकी जो भाषा होगी, हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत बोलने का भी हो, कुछ कुछ लिखने का भी हो, क्योंकि जब वो सारी रिक्वायरमेंट समझ रहा होगा, प्राइस रेंज समझ रहा होगा, उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड समझ रहा होगा, तो उन सारी चीज़ों को वो लिख के भी रखेगा, तब तो वो सारी चीज़ों को समझ पाएगा कि मेरे को कौन सा मॉडल उसको सजेस्ट करना है। तो ये जो छोटी छोटी अलग अलग स्किल्स हैं, एक टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, एक बिहेवियर किस तरह से उनको वेलकम करना है वो आना चाहिए, उसको कुछ रीडिंग राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए। तो ये सब अलग अलग जो काम है वो अलग अलग नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। और हर एक एक्टिविटीज़ को परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कहा जाता है कि एक मतलब किस तरह से आपने वेलकम किया तो ये एक एक्टिविटी हुई। नमस्कार किया होगा, हेलो किया होगा, या जिस भी तरह से उसने उसको ग्रीट करके फिर उसको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी समय के हिसाब से उसने उसको बोला होगा कस्टमर को। ये क्या हुआ, ये सब परफॉर्मेंस है, ये एक एक परफॉर्म कर रहा है।
एक एक एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म कर रहा है, लेके आया, फिर टेक्निकल मतलब वो रिक्वायरमेंट नोट किया, रिक्वायरमेंट नोट करने के बाद में एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद में उसको फाइनल सजेस्ट करता है कि ये मॉडल आपके लिए बेस्ट होगा। हो सकता है वो मॉडल या तो उसके प्राइस रेंज से थोड़ा सा कम हो या तो फिर प्राइस रेंज में थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो वो फिर उसको वहाँ पे कन्विंस करना पड़ेगा, तो उसको नेगोशिएट भी करना आना चाहिए। तो ये जो सब अलग अलग छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ है ना, ये सब परफॉर्मेंस कहलाती है और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होता है। मतलब ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के बेसिस ऐसे बहुत सारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मिल जाते हैं, तो एक नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, और एक या एक से ज़्यादा नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स जुड़ जाते हैं, तो वो एक पूरा क्वालिफिकेशन पैक बनाता है। मतलब एक सेल्समैन बनने के लिए, एक सेल्समैन जो कि किसी भी गाड़ी के शोरूम में खड़े हो सके और गाड़ियों को सेल कर सके, तो ये पूरी जो कोर्स की डिज़ाइन की जाएगी, इस पूरे कोर्स को हम क्वालिफिकेशन पैक बोलेंगे। ओके, तो ये क्वालिफिकेशन पैक बनाने का काम जो रहता है, वो क्वालिफिकेशन पैक बनाने का काम सेक्टर स्किल काउंसिल के पास में होता है। तीसरा, अब कोर्स तो बन गया, कोर्स बनने के बाद में नेक्स्ट एक्टिविटीज़ क्या है कि किसी न किसी सेंटर में ये कोर्स पढ़ाया जाएगा। तो किस सेंटर में पढ़ाया जाएगा, उस सेंटर का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से लैब इक्विपमेंट वहाँ पर होने चाहिए। अगर आपके पास में इक्विपमेंट नहीं है और आप उसको पढ़ाना शुरू कर दो, ये वही बात होगी कि आपके पास स्केल नहीं है और आप किसी भी स्टूडेंट को ये सिखा रहे हो कि लाइन, सीधी लाइन कैसे खींची जाती है ना। तो हर काम को करने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो टूल्स की रिक्वायरमेंट है, उसकी लिस्टिंग कौन करेगा, ये सेक्टर स्किल काउंसिल इंडस्ट्री के लोगों से पूछेगी कि भैया आपको ये काम करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, फिर उस सेंटर में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लासरूम कितनी साइज़ की होनी चाहिए, लैब कितना बड़ा होना चाहिए, लैब में क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, क्या क्या मतलब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। ये सारे स्टैंडर्ड्स कौन सेट करेगा, ये सारे स्टैंडर्ड्स सेक्टर स्किल काउंसिल सेट करेगी कि ट्रेनिंग सेंटर कैसा होगा। अब ट्रेनिंग सेंटर में एग्ज़ाम कौन लेने जाएगा, एग्ज़ाम लेने वाले कौन होंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम लेने वाले को हम एसेसर बोलते हैं, जो कि असेसमेंट एजेंसी के अंडर में वो काम करते हैं। ओके, और असेसमेंट एजेंसी, वहाँ पे असेसमेंट एजेंसी को कौन फाइनल करता है, सेक्टर स्किल काउंसिल। मतलब सिलेबस किसने बनाया, सेक्टर स्किल काउंसिल ने। ट्रेनिंग सेंटर को अप्रूवल किसने दिया कि ये ट्रेनिंग सेंटर अब से यहाँ पे ट्रेनिंग चल सकती है, वो है सेक्टर स्किल काउंसिल। उस ट्रेनिंग को करवाने के बाद में, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में सेक्टर असेसमेंट एजेंसी का एक पर्सन जो कि एसेसर है, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर के रूप में वहाँ पे जाता है, एग्ज़ाम लेता है। एग्ज़ाम लेने के बाद में वो पेपर को इवेलुएट करता है, और इवेलुएट करने के बाद में सेक्टर स्किल काउंसिल के पास में बताता है कि फलाने बंदे को इतना नंबर मिला, फलाने दूसरे बंदे को इतना नंबर मिला, ये पास है, ये फेल है। जो बंदे पास हो जाते हैं, जो स्टूडेंट पास हो जाते हैं, उन सभी को एक सर्टिफिकेट मिलता है। अब ये जो सर्टिफिकेट मिलता है, ये कोई प्राइवेट सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ये सर्टिफिकेट नेशनल एम्बलम के साथ में आता है। नेशनल एम्बलम मतलब 4 शेर, 3 जिसमें से दिखते हैं हमें। ये नेशनल एम्बलम लगने के बाद में ये सर्टिफिकेट स्टूडेंट को दिया जाता है। ये कोई नॉर्मल प्राइवेट सर्टिफिकेट नहीं है, ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, और इस सर्टिफिकेट को सारी इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट करती है, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम बनते हैं वो सब इंडस्ट्री के द्वारा उनके इनपुट्स, उनकी रिक्वायरमेंट को समझने के बाद बनाया जाता है। इंडस्ट्री ने ही बोला कि हमें इस स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, उस स्किल सेट को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडस्ट्री के ही लोगों से पूछ के बनाया गया। जो सेक्टर स्किल काउंसिल है वो एक इंडस्ट्री की ही बॉडी है, उसी ने ट्रेनिंग सेंटर अप्रूव किया। एग्ज़ाम कौन लेगा, किस तरह से लिया जाएगा, वो उन्होंने सेट किया। सर्टिफिकेट दिया जो पास हो गया। तो जो भी सर्टिफिकेट, जिसके भी पास में ये सर्टिफिकेट होता है, वो सारे सर्टिफिकेट्स
ऑल ओवर इंडिया एक वैल्यू के हिसाब से चलते हैं। नॉट इवन इंडिया में ही, ये इंडिया से बाहर भी इस सर्टिफिकेट की उतनी ही मान्यता है जितनी आप किसी दूसरे देश की कोई शॉर्ट टर्म प्रोग्राम करके आते हो। इंडिया से बहुत सारे वर्कर जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, वो दुबई, पोलैंड, सऊदी अरब और भी दूसरी जगहों पे जाके काम कर रहे हैं। इन सर्टिफिकेट के बेसिस पे जिनके पास ये सर्टिफिकेट होता है उनको आराम से वहाँ पे ले लिया जाता है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि इंडियन इंडस्ट्री ने, इंडिया की इंडस्ट्री ने अगर किसी बंदे को सर्टिफाई किया है, या इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा जो काउंसिल सेटअप की गई है, उस सेटअप, वो सेक्टर स्किल काउंसिल जितनी भी है वो सब NSDC, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर में ही काम करती है। तो जो सर्टिफिकेट ये इशू हुआ है स्टूडेंट को, ये स्टूडेंट को काम करने भी आता है उस पर्टिकुलर विषय की, जिस विषय की उसने सर्टिफिकेशन की है, उस सर्टिफिकेशन मतलब उस विषय की भी उसको जानकारी है, सब्जेक्ट का भी नॉलेज है, उसको काम करने भी आता है। क्योंकि इसमें स्किल डेवलपमेंट में मैक्सिमम जो ट्रेनिंग होती है वो प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग होती है, मतलब टास्क परफॉर्म करते रहना पड़ता है। कोई भी काम को करना है सीखने के लिए तो आपको उस काम को करना पड़ता है। 20% से 30% ये आपका थ्योरी रहता है, बाकी 70-80% जो रहता है वो प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद में जो बंदा रहता है वो खाली सिर्फ सब्जेक्ट की जानकारी नहीं रखता है, वो साथ ही साथ में उस काम को करने का हुनर भी रखता है। ओके, आपने एक पिक्चर देखी होगी, कुछ दिन पहले आई थी, टाइगर जिंदा है या टाइगर, सलमान खान की जो सेकंड वाली थी टाइगर, उस पिक्चर में जब ये इन लोग जाते हैं तो वहाँ पे उसमें एंट्री के समय में क्या बताया जाता है कि ये ITI सर्टिफाइड है, ITI पास्ड है। ये लोग, सलमान खान बताता है ना मैंने ITI किया है, तो जो ITI किया हुआ है उसको भी एक सर्टिफिकेट मिलता है, और सेम सर्टिफिकेट मिलता है जो ये मिल रहा है, उसको भी NCVT की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है। सेक्टर स्किल काउंसिल में जो बंदा पढ़ के जाता है उसको भी NCVT की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है। दोनों के सर्टिफिकेट की वैल्यू एक बराबर है, एक बराबर है। जबकि इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा अभी लोगों को जानकारी नहीं है। लोगों को ITI पता है कि ITI में काम करने के बाद लोगों को बहुत सारी जगहों पे नौकरी मिल जाती, पर लोगों ने ये कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि ITI को छोड़ के भी कोई और ऐसी जगह है क्या जहाँ पे हमको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मिलती हो और हम उसको करके कहीं अच्छी जगह पे जाके नौकरी कर सकते हैं। तो आज मैं, अब बहुतों को पता होगा, हो सकता है बहुतों को पता हो, पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है। तो जिनको नहीं पता उसके लिए ये जानकारी है कि सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो है, अलग अलग सेक्टर्स जो अभी मैं इसके बाद में बताने वाला हूँ, यहाँ से अगर कोई सर्टिफिकेट लेके जाता है तो उसको इक्वली ट्रीट किया जाता है कि ये एक सही सर्टिफिकेट लेके आया है। ये कोई प्राइवेट नॉर्मल आम सर्टिफिकेट नहीं है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एक मिनट, यहाँ पे हमने देखा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जो सर्टिफिकेट एनी ड्यूरेशन की, कोई भी ड्यूरेशन की जो होती है, इसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है। जबकि ये ITI या फिर ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो NSDC के अंडर में या सेक्टर स्किल काउंसिल के अंडर में किसी सेंटर के अप्रूवल के बाद में वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, उन दोनों के सर्टिफिकेट की वैल्यू एक जैसी है। क्योंकि इन दोनों को सर्टिफिकेट कौन देता है? NCVT। ये NCVT के अंडर में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज पे क्लियर रहिएगा आप। एक और काम, अब जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम सिलेबस डिजाइन सेक्टर स्किल काउंसिल ने किया, तो इसको पढ़ाने वाले जो ट्रेनर रहेंगे और जो असेसमेंट करने के लिए जो असेसर जाएगा, इन दोनों की भी ट्रेनिंग की जाती है। ये दोनों की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी सेक्टर स्किल काउंसिल की होती है। और ये सेक्टर स्किल काउंसिल इन दोनों को ट्रेनिंग देता है मिनिमम 10 दिन की। मिनिमम 10 दिन की फ्रेश ट्रेनर अगर है तो उसको 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है सब्जेक्ट के ऊपर भी, और ट्रेनर कैसे, मतलब ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ कैसे की जाती है, या एसेसर को असेसमेंट किस तरह से करना है, उसके बारे में, दोनों के बारे में पूरी डिटेल में ट्रेनिंग दी जाती है। 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग ऐसी 10 दिन की जो होती है वो
किसी एक लोकेशन पे होती है, 10 दिन के लिए एक पर्सन वहाँ पे, ट्रेनर या एसेसर वहाँ पे जाता है, वहीं पे रहता है और वहीं पे पूरी ट्रेनिंग लेता है। उसके बाद 10 दिन के बाद उसकी एग्ज़ाम होती है, और एग्ज़ाम में अगर वो पास होता है तो उसको सर्टिफाइड ट्रेनर का या सर्टिफाइड एसेसर का सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, अब इतना सारा सब कुछ करने के बाद में जो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे इस जगह में पढ़ाई कर लेता है, सर्टिफिकेट पास होने के बाद में उसको अगर मिल जाता है, तो इसके बाद में सेक्टर स्किल काउंसिल्स का ये भी काम है कि वो इन स्टूडेंट्स को जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट की जानकारी दे, और उन जानकारी के बेसिस पे वहाँ पे स्टूडेंट का इंटरव्यू करवाए। और इंटरव्यू करवाने के बाद में, हालांकि ये सारा काम ट्रेनिंग सेंटर्स करते हैं, पर इन सबको मॉनिटर करना या फिर इसको अनेबल करवाना, ये सारी चीज़ें हो, ये सारा काम भी सेक्टर स्किल काउंसिल का होता है। और स्टूडेंट को प्लेसमेंट करवाना, क्योंकि अल्टीमेटली इस पूरे सेक्टर स्किल काउंसिल का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, ऐसे मैन पावर को तैयार करना जो कि इंडस्ट्री में जाके काम कर सके। ओके, तो प्लेसमेंट को ध्यान में रखते हुए कि हमें जो भी ट्रेनिंग करानी है, ये ट्रेनिंग उस तरह की ट्रेनिंग करानी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम उस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है कि जिसको करने के बाद में इंडस्ट्री उसको तुरंत के तुरंत ले ले। अभी काफ़ी सारी जगहों पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्किल डेवलपमेंट में, सेक्टर ऑफ एक्सेलेंस सेंटर्स जो होते हैं वो बहुत कम है देश में। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कॉरपोरेट है उन्होंने बनाए हैं, और कुछ ऑयल कंपनी, मतलब कुछ जो देश की शुरुआती 6 सेक्टर स्किल काउंसिल्स, 6 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अगर बोला जाए तो वो ऑयल कंपनी जो है उन्होंने बनाया है, जो कि स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, जो कि अलग अलग लोकेशन में है। यहाँ से पढ़ के कई स्टूडेंट लोग जापान में काम कर रहे हैं, पोलैंड में काम कर रहे हैं, कुवैत में काम कर रहे हैं, सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, दुबई में तो काफ़ी सारे लोग काम कर ही रहे हैं। तो सेक्टर स्किल काउंसिल का जो है, और जो स्किलिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर मिल रहा है, इसको बड़े सीरियसली लोगों को लेना चाहिए। अच्छा, इसका एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अधिकतर लोग जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स में जो प्रोग्राम हो रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं कि ये सब प्रोग्राम 5वीं फेल या फिर 8वीं फेल या फिर जो स्टूडेंट लोग आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनके लिए होता है, जबकि ये गलत बात है। कुछ सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो हैं, कुछ सेक्टर स्किल काउंसिल्स इंजीनियरिंग के बाद में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मतलब पूरी इंजीनियरिंग कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद में वो 3 महीने की और ट्रेनिंग ले या 6 महीने की और ट्रेनिंग ले, उसके बाद में वो उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए एम्प्लॉयबल होते हैं। मतलब वो उसके बाद उस सेक्टर में काम करने के लायक होते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई ग्रेजुएट हो गया मतलब वो काम करने, कहीं पे भी काम करने के लिए रेडी हो गया। तो मैं ये बोलूँगा कि आप कोई सा भी प्रोग्राम कर रहे हो, आप कोई सा भी डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो, आपने अगर सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया है कि मुझे इस पर्टिकुलर सेक्टर में आगे बढ़ के काम करना है, तो मैं ये बोलूँगा कि उस पर्टिकुलर सेक्टर का, उस पर्टिकुलर जॉब रोल का, जिस जॉब रोल को आपको काम करना है, उससे रिलेटेड आप शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी ले लो। ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग आपको अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, ट्रेनिंग सेंटर्स पे मिल जाएगा कि आपके हर शहर में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और जहाँ पर नहीं है आप वहाँ पे डिमांड करोगे तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग सेंटर्स कोई ना कोई लगा के ट्रेनिंग दिलवा देगा आपको। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है अभी सेक्टर स्किल काउंसिल्स क्या है, क्या काम करती है, किस तरह से काम करती है, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उनका प्लेसमेंट होता है विथ स्टैंडर्ड। मतलब ट्रेनिंग जो है वो एकदम हाई स्टैंडर्ड के साथ में कंप्लीट कराने के बाद। ओके, अब हम देखते हैं कि देश में जो 37-36 अलग अलग सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, वो कौन कौन सी है और वो किस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करती है। तो लिस्ट है, एक एक करके मैं बताते जा रहा हूँ। मैं अभी एक एक करके बता रहा हूँ, बट मतलब अभी एक साथ मैं सारी सेक्टर स्किल काउंसिल्स के बारे में एक के बाद बता दूंगा, पर इसके बाद जो एक वीडियो बनेगा वो हर एक सेक्टर पे
एक डिटेल्ड वीडियो रहेगा कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, आप 10th के बाद में, 12th के बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में कौन कौन से प्रोग्राम वहाँ से कर सकते हैं और कहाँ पे जाके आप सर्विस कर सकते हैं, मतलब वो सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ पे आपके काम आने वाला है। ओके, सबसे पहला है एरोस्पेस एंड एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल। ये जैसा कि आप इसके लोगों में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कुछ प्लेन बने हुए हैं, प्लेन ऊपर जा रहे हैं। तो एरोस्पेस, आप एयरपोर्ट जाते हैं तो एयरपोर्ट में जब आप एंटर करते हैं से लेके आप दूसरे एयरपोर्ट पे, मतलब आप जिस डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे उतरते हैं, उस बीच में जितने भी प्रकार के अलग अलग काम होते हैं किसी भी एयरपोर्ट में, किसी भी वहाँ पे स्टोर मैनेजमेंट में, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में, फिर टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है, पायलट की ज़रूरत होती है जो कि प्लेन उड़ाएगा, आपको एयर होस्टेस की ज़रूरत होती है। ये सारे प्रकार के जितने भी कोर्सेस हैं, ये जितनी भी चीज़ें आप सुन रहे हैं, ये सारी की सारी ट्रेनिंग देने का काम जो है वो एरोस्पेस और एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल के पास में। इनकी वेबसाइट है www.AASC, मतलब एरोस्पेस एविएशन AA सेक्टर स्किल काउंसिल SSC.in। इस वेबसाइट पे जाके आप इनके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और ये एविएशन से रिलेटेड सारे काम देखने का काम इनका है कि क्या कौन से स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार के लोगों की रिक्वायरमेंट है, कितने वो अवेलेबल है, कितने अभी और चाहिए हमें, जितने और चाहिए उनसे रिलेटेड लोग वो कहाँ से अरेंज करेंगे, क्या उससे रिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर है या नहीं है, और ट्रेनिंग सेंटर है तो वहाँ पे क्या असेसमेंट एजेंसी है कि नहीं है, असेसमेंट एजेंसी असेसमेंट करने के बाद में जो सर्टिफाइड पर्सन है उनको क्या प्रॉपरली प्लेसमेंट मिल रहा है, नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही, ये सारा काम जो है वो पूरा एरोस्पेस और एंड एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल के पास में है। ये पहली सेक्टर स्किल काउंसिल है। इसमें आपको 8th पास 5th पास, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में जो बैग लेके जाना है इधर से लेके उधर, पर्टिकुलर जिस फ्लाइट का है उस फ्लाइट में ही वो डॉक्यूमेंट या फिर जो बैगेज है, लगेज है, वो आपका जाए, ये सारे जो कोर्सेज रहते हैं वो इनके पास में 5th 8th उससे भी आगे, और इवन जो बड़े प्रोग्राम हैं इनके वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के आसपास के भी इनके पास में प्रोग्राम है। मतलब आप ग्रेजुएशन के बाद भी यहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्राम करने के बाद में इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। नंबर 1। अच्छा, ये जितने भी लोगोज मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं ये सब NSDC की वेबसाइट जो है वहाँ से उठाए गए हैं, और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ये इंफॉर्मेशन या लोगोज यूज़ किए जा रहे हैं। ये मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूँ जनरली, नहीं तो फिर क्या है कॉपीराइट आता है कई बार। सेकंड है एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल, ये मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। सेकंड है एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल, इसका पूरा काम जो है देश में जितने भी प्रकार के एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसमें जो स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने का काम एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल का है। इसकी वेबसाइट है www.asci-india.com। तीसरी सेक्टर स्किल काउंसिल है वो है अपैरल मेडअप एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। अपैरल से आप समझ गए, जो जितने भी प्रकार के अपैरल होते हैं। होम फर्निशिंग, घर में आपको अगर सजावट से रिलेटेड कुछ काम करना है तो ये सारा काम जो है वो इस सेक्टर स्किल काउंसिल का काम है। ओके, इससे रिलेटेड सारा काम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इससे रिलेटेड सारे प्रोग्राम, सारे कोर्सेज वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और बहुत ही अच्छी बात इसमें अभी जो NSDC ने और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने जो की है, वो बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं, बहुत सारे प्रोग्राम ऑनलाइन अवेलेबल करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे प्रोग्राम है फ्री ऑफ कॉस्ट। लास्ट में मैं उसका लिंक बता दूंगा कि कहाँ से आप उस प्रोग्राम को कर सकते हैं।
फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ऑटोमोटिव सेक्टर स्किल काउंसिल के बारे में। इसका नाम है ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी वेबसाइट है ASDC। इसका पूरा काम है ऑटोमोटिव सेक्टर में जितने भी प्रकार के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ट्रेन करना, उसको प्लेस करना। हर सेक्टर स्किल काउंसिल का यही है, आइडेंटिफिकेशन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट। आइडेंटिफिकेशन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, यही काम है। सारी सेक्टर स्किल काउंसिल का एक ही काम है। ओके, इनकी वेबसाइट हमने देख लिए, asdc.org.in। एक है ब्यूटी और वेलनेस से रिलेटेड। ब्यूटी, हम देश में देखते हैं कि ब्यूटी पार्लर बहुत सारे चल रहे हैं, पर क्या जितने भी ब्यूटी पार्लर में लोग काम कर रहे हैं क्या वो सर्टिफाइड हैं? कई लोग अलग अलग जगह से ट्रेनिंग तो ले लेते हैं पर वो सर्टिफाइड नहीं होते। तो ये ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल जो है वो उनको भी ट्रेनिंग देती है, उनको सर्टिफाई भी करवाती है। और यहाँ से काम करने के बाद, मतलब यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद में देश में बहुत सारी जितनी भी बड़ी बड़ी आप क्या बोलना चाहिए, मेकअप है या फिर पार्लर है, या अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद में वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। जितने भी बड़े नाम आप ले सकते हैं, आप सारी कंपनी, सारे सलून्स, मेंस, विमेंस या यूनिसेक्स सलून्स जो है वहाँ सब जगह पे लोग काम कर रहे हैं। ओके, इनकी वेबसाइट जो है, अच्छा इसमें खाली ब्यूटी नहीं है, इसमें वेलनेस है, मतलब योगा और इससे रिलेटेड ट्रेनिंग भी दी जाती है ना। bwssc.in इस वेबसाइट का, इनकी वेबसाइट का एड्रेस है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी जो है वो सेक्टर स्किल काउंसिल जो है वो है BFSI सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, BFSI.ssc.com, ये इनकी वेबसाइट है। बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये जितने भी हैं, जितने भी आप देख रहे हैं, इसमें जितने भी प्रकार के लोग काम कर रहे हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट होने के बाद में भी लोग यहाँ पे कुछ कोर्सेज करते हैं। ओके, कैपिटल गुड्स सेक्टर स्किल काउंसिल एक ऐसी सेक्टर स्किल काउंसिल्स है जो कि, कैपिटल गुड्स का मतलब ये होता है कि आपको बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाने हैं तो बड़ी बड़ी मशीनें ज़रूरत पड़ेगी। तो जो बड़ी बड़ी मशीन है उसको बनाना, उसको ऑपरेट करना, उससे रिलेटेड सारे स्किल्स की फुलफिलमेंट देश में जो करनी है उसका पूरा जिम्मेदारी जो है वो मिला है सेक्टर स्किल काउंसिल कैपिटल गुड्स को। ओके, इनकी वेबसाइट है cgsc.in। इसमें जैसे वो क्रेन ऑपरेटर रहते हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके जो क्रेन ऑपरेटर है, या फिर जो JCB यूज़ करते हैं, JCB को कैसे ऑपरेट करना है, बहुत सारी बुलडोजर है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ने कभी ना कभी तो सीखी होगी ना। अभी तक के जो मैक्सिमम लोग करते आते हैं वो क्या होता है कि वो कहीं से भी सीख के आ जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, बट दे आर नॉट सर्टिफाइड। वो सर्टिफाइड नहीं है। हो सकता है कि उनको कुछ 4 चीज़ें आती हो पर रिक्वायरमेंट 10 चीज़ों की जानकारी की हो, पर उसका काम 4 में ही चल जा रहा है, इस वजह से वो उसको ले रहे हैं। पर अगर किसी को 10 की 10 चीज़ें आती हो जो किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा ना। उसका लेवल ऑफ आउटपुट, और जो नॉर्मल पर्सन काम किया है, जो अनसर्टिफाइड है, सीखा तो है पर सर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि सर्टिफाइड अगर होगा तो उसका मतलब ये है कि उसने 10 की 10 चीज़ें पढ़ी होगी, 10 की 10 चीज़ों में उसने पास किया होगा, तब उसको सर्टिफिकेट मिला होगा। तो मैं सभी को बोलूँगा कि हमारे घर पे भी बहुत सारे लोग काम करने के लिए आते हैं। कई बार इलेक्ट्रीशियन है, कई बार प्लम्बर है, ये सब, और आपको उसके जाने के बाद में पता चलता होगा अरे यार इसने कुछ गलती कर दी। क्यों गलती कर दी? क्योंकि वो सर्टिफाइड नहीं है। इस वजह से वो सारे पैरामीटर को एक साथ चेक नहीं करता है। उसको जो समझ में आता है, जितना उसको आता है उतना उसने काम किया, काम करने के बाद में उसको छोड़ दिया। जबकि वही सर्टिफाइड पर्सन जो होगा ना, वो एक चेकलिस्ट लेके आएगा कि मुझे ये चेक करना है, मैंने चेक किया कि नहीं किया, और
जब वापस पैक कर रहे हैं तो पैक करने के बाद भी वो चेकलिस्ट रहेगी कि पैक करने के बाद मुझे क्या क्या चीज़ चेक करना है। तो वैसे ये जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, उन मशीन्स को भी ऑपरेट करने के लिए जो स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो इन लोग तैयार करते हैं ऐसे अच्छे बंदे लोगों को जो वहाँ पे जाके काम कर सके और अच्छा काम कर सके बिना किसी गलती के तो मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ कम से कम गलती हो उनसे, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, पर्सनल प्रोटेक्टिव मतलब पर्सनल हाइजीन का, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के वो सारा काम करते हैं। ये सारी चीज़ें नॉर्मल लोग नहीं करते। अगर आप देखोगे जितने भी हमारे देश में यहाँ पे काम होते हैं, जैसे सड़क किनारे काफ़ी सारे बिल्डिंग मटेरियल पड़े होते हैं, वहाँ पे लोग लेबर लोग काम करते रहते हैं, क्या वो सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं? क्या उन्होंने बूट वगैरह पहना रहता है, हेलमेट पहना रहता है, ताकि जिससे अगर कोई ऊपर से सामान गिरे, कोई ईंटा गिरे, कोई पत्थर गिर जाए तो क्या उनको नुकसान नहीं होगा? वहीं पे अगर कोई सर्टिफाइड पर्सन होगा तो वो बोलेगा भैया पहले मेरे को हेलमेट ला के दो, एक कैप ला के दो, जिससे ऊपर से अगर कोई सामान गिरे तो मेरे सर पे डायरेक्ट ना हिट करे, वो हेलमेट पे आके लगे, ताकि मेरा सर बचा रहे। मैं ग्लोव्स पहन के काम करूं ताकि मेरा जो सीमेंट या बाकी जो सब सामान है, जो केमिकल्स है, उस केमिकल से मेरे हाथ या मेरी स्किन को कोई खराबी ना हो। हम प्रैक्टिकली अगर देखें, अगर प्रैक्टिकली आप समझ के देखें तो ऐसा कहीं पे हो नहीं रहा है, जबकि होना चाहिए। क्योंकि वो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, क्या वो इंसान नहीं है? सारे के सारे लोग इंसान हैं, और उन सभी को सही एजुकेशन लेना और सही तरीके से काम, सही एनवायरनमेंट में काम करने का जानकारी उनको भी होना वो ज़रूरी है। वो कहाँ से आएगी? वो जब तक कि ये सर्टिफाइड नहीं होंगे, वो सारे प्रोग्राम, और ये सब प्रोग्राम तो ऐसे नहीं कि 3 साल का प्रोग्राम करना है, डिग्री का प्रोग्राम कर रहे हैं अपन। इसमें 2 महीने, 3 महीने, कुछ प्रोग्राम 6-6 महीने के भी हो सकते हैं, पर जनरली प्रोग्राम जो है वो 2-3-4 महीने के होते हैं। 2-3-4 महीने की शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दो और फिर उसके बाद उनको बोलो कि अब काम करें। उनका आउटपुट जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना? तो ये कैपिटल गुड्स जो है वो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स को जो काम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो यूज़ होते हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए याली सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनाई गई है, यह है। ओके, हाँ, ये है कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्किल काउंसिल। इनका काम है देश में जितने भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, छोटे बड़े सब, उसमें जो लेबर की रिक्वायरमेंट है, उन लेबर को ट्रेन करना। चाहे वो मेसन हो जो कि दीवार जोड़ते हैं या घर बनाते हैं, प्लास्टर करते हैं, जो नक्शा बनाते हैं, नक्शे के हिसाब से वो सारा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पेंट में किस तरह से हमको पेंट करना, जब हम लेंटर वगैरह ढाल रहे हैं तो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए ईटा, रेती और गिट्टी का, ये सारी चीज़ की जो जानकारी रहती है, वो सारी चीज़ें वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल किस तरह का होना चाहिए, कौन सा बिल्डिंग मटेरियल कब यूज़ करना, ईंटे के भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं, तो किस प्रकार के काम को करने के लिए कौन सा ईंटा हम यूज़ कर सकते हैं, है ना? कौन सी ब्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। ईंटा मतलब ब्रिक्स, जो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, है ना? तो ये जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारा काम है, आप ब्रिज बनाओ, उसके लिए जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है, आप रोड बनाइए, उसके लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होती है स्किल सेट की, आप एक मेट्रो का पूरा सेटअप लगाइए, उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा काम जो है, स्किल गैप निकालना, उसमें ट्रेनिंग कराना, ये सब सेक्टर स्किल काउंसिल, कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्किल काउंसिल का है। कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, इनकी वेबसाइट है csdcindia.org। हमारे घर पे भी बहुत सारे वर्कर काम करने के लिए आते हैं, जो घर की सफाई करते हैं, जो ऑफिस की सफाई करते हैं, ऑफिस में और भी बहुत सारे जो ग्रेड 4 के जो काम होते हैं, वो सब करने के लिए जो लोग आते हैं, उनको भी स्किल्ड होना चाहिए। तो उन लोगों को स्किल डेवलपमेंट सिखाना, किस तरह से उनको काम करना है, वो डोमेस्टिक वर्कर सेक्टर स्किल काउंसिल की जिम्मेदारी है।
इनकी वेबसाइट है dwsscindia.in। ओके। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी सेक्टर स्किल काउंसिल है जो कि बहुत पहले बन गई थी। ये सेक्टर स्किल काउंसिल मेरी समझ से बहुत पुरानी सेक्टर स्किल काउंसिल, मतलब जो शुरुआत में सेक्टर स्किल काउंसिल बनी थी उनमें से एक ये सेक्टर स्किल काउंसिल है। जितने भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या होम अप्लायंसेस वगैरह आप यूज़ करते हैं, उन सब उन सबको बनाना, उन सबको मेंटेन करना, उन सब के लिए जो टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ों को फुलफिल करने का काम जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल का। इनको ट्रेनिंग देनी है, इनको बहुत सारा काम करवाना है। ओके। और इनकी वेबसाइट है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल ESSC-india.org। फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड स्किल इनिशिएटिव। फूड से रिलेटेड, आप किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, अगर वो फूड से रिलेटेड फूड प्रोडक्ट्स वगैरह बना रही है या उसको सेल कर रही है, तो इससे रिलेटेड जो भी सारा काम है, वो सारा काम करने के लिए जो पर्सन की रिक्वायरमेंट है, जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, उस स्किल सेट का स्टैंडर्ड बनाना, उसकी ट्रेनिंग एक्टिविटी करवाना और उसके बाद में उसको प्लेस करवाना, जो भी वो सर्टिफाइड पर्सन हो उनको। ये सारा काम FICSI.in, मतलब फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड स्किल इनिशिएटिव सेक्टर स्किल काउंसिल का। फर्नीचर एंड फिटिंग सेक्टर स्किल काउंसिल, यहाँ पे जो देश में जितने भी प्रकार के फर्नीचर और फिटिंग से रिलेटेड काम होते हैं, वो सारा कारपेंट्री वर्क है या फिर घर को खूबसूरत बनाने से रिलेटेड जो इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड काम है, वो सारा काम जो है ये सेक्टर स्किल काउंसिल के पास में है। और उस काम को करने के लिए जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, उसको भी तैयार करने का काम इसी सेक्टर स्किल काउंसिल के पास में है। इनकी वेबसाइट है FFSC.in। जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी, जो हम सोने चांदी, हमारे देश में तो बहुत सारा ज्वेलरी आइटम्स बिकता है, तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट है जिनको जेम्स और ज्वेलरी से रिलेटेड काम करने आते हैं। जेम्स मतलब वो जो छोटे छोटे पत्थर रखते हैं ना, लगाते हैं, स्टोन, डायमंड, अलग अलग पेडल्स वगैरह बनाते हैं, फिर रिंग्स बनाते हैं। ये सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग करने से डिज़ाइनिंग, अच्छा यहाँ पे थोड़े हायर एंड प्रोग्राम भी है डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, कि आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप ज्वेलरी को कैसे बनाया जाता है, पत्थर को कैसे तराशा जाता है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं यहाँ पे, और फिर इसको सेल करना भी सिखाया जाता है। ये सारा काम जो है वो सब जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर स्किल काउंसिल के पास में है। इनकी वेबसाइट है GJSCI.org। हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट सेक्टर स्किल काउंसिल, जितने भी हाथ से बनने वाले जो आइटम्स हैं, कारपेट्स जो हैं, वो सारा काम, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वर्ग है जो कि हाथ से बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड वर्क करते हैं, और अगर उनको और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। तो ये सारा जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी दिया गया है हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट सेक्टर स्किल काउंसिल को, जिनकी वेबसाइट है HCSSC.in। हेल्थ केयर, मतलब कोविड पीरियड में सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर स्किल काउंसिल की रिक्वायरमेंट थी और जिसने सबसे ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, वो है हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल। हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल में जितने भी आप नर्सिंग रिलेटेड जो ट्रेनिंग होती है, आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में जो जूनियर वर्कर जो रहते हैं, जूनियर वर्कर नहीं, जूनियर जिनको हम नर्स, कंपाउंडर इस तरह से कई बार डिनोट करते हैं, बट ये सब हेल्थ केयर वर्कर हैं। तो जो हेल्थ केयर वर्कर जो हैं, इनकी जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग की पूरी जो जिम्मेदारी है, वो पूरी जिम्मेदारी जो थी वो हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल के पास में थी, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पूरे देश में
सारी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ होल्ड पे थी, सारी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ होल्ड पे थी, पर हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल की जो ट्रेनिंग थी वो चल रही थी। वो लोगों को ट्रेन करते जा रहे थे और लोगों को अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वहाँ वहाँ पे उनको प्लेस करवा रहे। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने सेक्टर स्किल काउंसिल। ऐसे ही एक लाइफ साइंस भी है, उन्होंने भी किया। हाइड्रोकार्बन सेक्टर स्किल काउंसिल, ये भी कोविड पीरियड में काफ़ी सारा काम किया। देखिए देश में आप कुछ भी करिए, बिना एनर्जी के तो देश चला नहीं पूरे कोविड पीरियड में। अच्छा, हाइड्रोकार्बन सेक्टर स्किल काउंसिल का मतलब ये है कि ऐसी सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो गैस और ऑयल दोनों से रिलेटेड काम को देखती है। मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि देश में नवरत्न या फिर महारत्ना कंपनी जितनी भी है, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो ऑयल और गैस सेक्टर की है, और ये देश की 8 सबसे बड़े सेक्टर में से एक है। मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये, एनर्जी सेक्टर है। आप मुकेश अंबानी जी को जानते हैं, उनका जो जामनगर में रिफाइनरी है, उनकी रिफाइनरी हाइड्रोकार्बन सेक्टर के अंडर में आती है। और इस सेक्टर को बनाने में रिलायंस इंडस्ट्री भी है। मतलब ये जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो बनती हैं उसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो जो हाइड्रोकार्बन सेक्टर स्किल काउंसिल है, उस काउंसिल को बनाने में रिलायंस इंडस्ट्रीज, HPCL, BPCL और जितनी भी ऑयल कंपनीज है, IOC, OIDB, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां ने मिलकर उसको बनाया है ना। इसमें आपने देखा जब सब कुछ बंद था कोविड पीरियड में, उस समय भी कौन काम कर रहा था? पेट्रोल पंप में आपको पेट्रोल मिल रहा था, घर में आपके सिलेंडर डिलीवर हो रहा था। ये ऐसे सेक्टर है जिनके बगैर देश की उन्नति या देश के चलने के बारे में हम बिल्कुल ही नहीं सोच सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी सारा काम है, वो सारा काम की जिम्मेदारी जो है वो हाइड्रोकार्बन सेक्टर स्किल काउंसिल के पास में। ओके, कि इसमें किस प्रकार के लोगों की रिक्वायरमेंट है। खाली पेट्रोल फिल करना है ऐसा नहीं है ना, पेट्रोल एक्सट्रैक्ट भी करना है ना, कहीं से निकालना है तो निकालना, ड्रिलिंग करके वहाँ से उसको निकालना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना। ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन टाइप का तो होता नहीं है। कई बार आप देखते होंगे कि पाइप से ऑयल या गैस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो ये सब काम अगर सेटअप किया जा रहा है तो इस सेटअप को करने के लिए कुछ लोगों की तो रिक्वायरमेंट होगी। तो वैसे लोगों को तैयार करना, घर घर में जो गैस पाइपलाइन के थ्रू जो आ रहा है वैसे लोगों को तैयार करना, पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल फिल कर रहे हैं वैसे लोगों को तैयार करना, उनको सर्टिफाई करना और उनको नौकरी दिलवाना, ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो हाइड्रोकार्बन सेक्टर स्किल काउंसिल की है। ओके, इनकी वेबसाइट है hsscindia.in। इंडियन आयरन एंड स्टील सेक्टर स्किल काउंसिल, ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे देश में जितनी भी फैक्ट्रीज बन रही है, फैक्ट्री है, हर फैक्ट्री में आयरन और स्टील की रिक्वायरमेंट होती ही है। आप जितनी भी मशीनरी देखेंगे, मशीनरी सब जनरली जो रहती है वो आयरन या स्टील से रिलेटेड चीज़ों की ही बनती है। तो आयरन एंड स्टील हर फैक्ट्री में रिक्वायर्ड है। तो अलग अलग प्रकार के आयरन होते हैं, हर जगह एक जैसा स्टील या हर जगह एक जैसा आयरन। जो हमारी रेलवे लाइन जो बिछती है उसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है, हाँ, आयरन की या जिस प्रकार के आयरन स्टील की रिक्वायरमेंट है वो कौन सा रहेगा। हम बारबेड वायर बनाते हैं, घरों में फेंसिंग करते हैं, तो उसके लिए किस प्रकार का रहेगा, वो सब चीज़ की जिम्मेदारी, उस प्रकार के स्किल सेट्स को तैयार करने की जो जिम्मेदारी है वो है इंडियन आयरन एंड स्टील सेक्टर स्किल काउंसिल के पास में। और इनकी वेबसाइट है IISSSC.org।
इंडियन प्लम्बिंग सेक्टर स्किल काउंसिल, इंडियन प्लम्बिंग स्किल काउंसिल। प्लम्बिंग से रिलेटेड जितना भी काम होता है हमारे घर में प्लम्बिंग का काम होता है, किचन में काम होता है, बाथरूम में काम होता है, फिर बड़ी सी टंकी है, उस टंकी से हमारे घर तक के पानी आ रहा है। देखिए, पाइप से पानी आ रहा है और पाइप से ऑयल और गैस भी आ रहा है, तो क्या दोनों एक ही प्रकार का है क्या? नहीं। पानी का प्रेशर, ऑयल का प्रेशर और गैस का प्रेशर, ये तीनों अलग अलग टाइप के हैं। तीनों में अलग अलग प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखना होता है। ऑयल का लीकेज या गैस का लीकेज जितना खतरनाक है उतना खतरनाक पानी का लीकेज नहीं है ना? पानी का लीकेज भी बहुत खतरनाक है, पर एज कंपेयर टू ऑयल और गैस का लीकेज उतना नहीं है। लीकेज अगर होगा तो लीकेज दो चीज़ से हो सकता है ना, मतलब दो टाइप का। एक तो पानी आपका वेस्ट हो जाएगा, दूसरा जहाँ पे लीकेज हुआ है वहाँ से कुछ गंदगी आपके पाइप में चली आएगी और फिर वो लोगों के घर में पीने के पानी में या फिर कहीं और पे जा सकती है, जो कि एक अच्छी बात, हेल्थ इश्यूज वहाँ पे हो सकते हैं। इस वजह से जो इंडियन प्लम्बिंग स्किल काउंसिल है, इसका पूरा काम जो है वो प्लम्बिंग इंडस्ट्रीज जितने भी देश में हैं, घर की इंडस्ट्रीज की, किचन की, वॉशरूम की, या फिर किसी भी फैक्ट्री में जो भी प्लम्बिंग से रिलेटेड, पानी का ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड अगर कुछ काम करना है तो वो सारा काम जो है वो इंडियन प्लम्बिंग सेक्टर स्किल काउंसिल देखेगी। इनकी वेबसाइट है ipssc.in। इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्किल काउंसिल, हमने एक देखा कैपिटल गुड्स सेक्टर स्किल काउंसिल। वो अलग अलग प्रकार के कैपिटल गुड्स को बनाती है, उसके लिए उसको यूज़ करने वाले जो लोग रहते हैं उसकी तैयारी करती है। वैसे ही कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इक्विपमेंट बनाना भी तो होगा ना, एक तो ऑपरेट कर रहा है और एक बनाना है, तो दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्किल काउंसिल का जो उसमें जो आता है वो सारा का सारा बनाने से रिलेटेड, बड़ी बड़ी मशीनरीज वगैरह जो बनाना है उसको कैसे बनाना है, कौन बनाएगा, उसको क्या आना चाहिए, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें वो इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्किल काउंसिल्स देखेगी। इनकी वेबसाइट है iescindia.com। ओके। नेस्कॉम ITITES-SSC देश की सबसे पहली सेक्टर स्किल काउंसिल्स अगर बोला जाए तो उनमें से एक नेस्कॉम है। अगर इंडिया आज की डेट में आईटी के क्षेत्र में इतना ज़्यादा आगे है तो उसके पीछे नेस्कॉम का हाथ है। ये नेस्कॉम उस समय से है जिस समय सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनी भी नहीं थी, है ना। सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो है वो जनरली 2009-10 के बाद में इसके बारे में सोचना या कैसे काम किया जाएगा उसके बारे में सोचना शुरू किया गया था, जबकि नेस्कॉम 1990s में भी काम कर रही थी। मतलब एक ऐसी संस्था जो संस्था आईटी से रिलेटेड, मतलब कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट समझना, जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स कर रही है ना, वो सारा काम नेस्कॉम पहले से कर रही थी। तो जब एनएचडीसी बना और एनएचडीसी के अंडर में सेक्टर स्किल काउंसिल्स को बनाने के बारे में सोचा गया, तो नेस्कॉम को बाय डिफ़ॉल्ट सेक्टर स्किल काउंसिल बना दिया गया, क्योंकि वो पहले से ही इंडस्ट्री के द्वारा ही ऑपरेट किए जाने वाली संस्था थी। जो कि सेक्टर स्किल काउंसिल काम कर रही है वही सारा काम नेस्कॉम पहले से कर रही थी। इसलिए इसमें आपको छोटे से छोटे जो ऑफिस में काम करने वाले छोटे प्रोग्राम जो होते हैं, जो एप्लीकेशंस होते हैं, उसकी ट्रेनिंग से लेके हायर एंड प्रोग्राम तक के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है 5th पास, 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के लिए भी यहाँ पे प्रोग्राम है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन भी यहाँ का कोई कोर्स करे और वहाँ पे
इंडस्ट्री के लिए जाके तुरंत काम करना शुरू कर सकता है। इनकी जो वेबसाइट है वो है sscnescom.com, sscnescom.com। ओके, ITITES। लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल, हमारे देश में एक लेदर से रिलेटेड भी काफ़ी सारा काम होता है। लेदर को किस तरह से बनाया जाता है, लेदर के आइटम्स कैसे बनाने के हैं, लेदर को कैसे स्टोर करके रखा जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें लेदर से रिलेटेड। ये सारा काम जो है वो लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल के पास में है। लेदर का जो इनकी वेबसाइट है वो है leather.ssc.org। ओके, लाइफ साइंस सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, हमने एक ये देखा, और एक देखा था हमने थोड़ी देर पहले हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल। दोनों, कई बार अपने को ऐसा लगता है कि दोनों सेक्टर स्किल काउंसिल एक जैसा ही तो काम कर रही है। एक जैसा काम नहीं कर रहे हैं। ये फार्मा से रिलेटेड ज़्यादा काम करते हैं, वो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उससे रिलेटेड ज़्यादा काम करते हैं। हालांकि दोनों, बहुत सारा काम ऐसा लगता है कि एक जैसा ही है, तो बट फिर भी थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये एक ऐसी सेक्टर स्किल काउंसिल है जिसमें जो हम पैथोलॉजी या फिर फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो हम दवाइयाँ बनाते हैं उससे रिलेटेड सारे काम जो रहते हैं वो सारे काम तो ये लाइफ साइंस सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल करती है, जिसकी वेबसाइट है LSSDC.in, LSSDC.in। लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल, ये लॉजिस्टिक्स देश का एक ऐसा सेक्टर है जिसके बगैर हम अब हमारे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि आज की डेट में सारा काम ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है, ऑनलाइन ही हो रहा है, ऑर्डर भी हो रहा है, उसका डिलीवरी भी हो रही है। तो जब डिलीवरी की बात होती है, ऑनलाइन तो आप ऑर्डर दे दिए, वेबसाइट जिसने बनाया उसको ऑर्डर तो मिल गया, कंपनी को तो ऑर्डर मिल गया, पर वो सामान वहाँ से जिस भी जगह पर रखा हुआ है उस जगह से लेके आपके घर तक के कैसे आएगा। तो वो जो सामान आएगा वो सारा काम जो रहता है वो लॉजिस्टिक्स क्या कहलाता है। और लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल जो है वो सामान को जो सोर्स है, जो ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके एंड कस्टमर तक के जो लेके आने का काम रहता है, इस बीच में जितनी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है उन सब के लिए मैन पावर तैयार करने का जो पूरा काम है वो काम रहता है लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल का। ये देश की बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोरोना टाइम में भी अगर आप देखोगे तो ये काम बंद नहीं हुआ था। लॉजिस्टिक्स का काम, लॉजिस्टिक्स में जो दुकानदार के पास में सामान वामान आ रहे थे, चाहे वो अनाज हो, चाहे अदर खाने पीने की इक्विपमेंट, अदर खाने पीने से रिलेटेड सामान हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, ये सब चलते आ रहा था। और ये सारा काम जो कर रहा था वो कौन कर रहा था? लॉजिस्टिक्स में जो काम करने वाले बंदे लोग हैं वो लोग कर रहे थे। तो ये लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल इस सारी चीज़ों को देखती है। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें स्कूल ड्रॉप आउट और मैनेजमेंट ग्रेजुएट सभी रेंज के लोगों की से रिलेटेड यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। मतलब एक छोटे 5th पास या 8th पास स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और मैनेजमेंट ग्रेजुएट मतलब कोई MBA भी कर लेता है, उसके बाद भी अगर उसको कुछ सीखना हो तो वो भी यहाँ पर सप्लाई चेन से रिलेटेड चीज़ों को सीख के फिर आगे किसी इंडस्ट्री में काम कर सकता है। ओके, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल स्किल्स काउंसिल, शॉर्ट में MEPSC। MEPSC आपके ऑफिस में जितने भी प्रकार के वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है, वर्कर मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, वो सारा काम जो है वो उसकी जो स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट है, उस स्किल सेट्स के लिए जो
बंदों को ट्रेन करना है, वो सारा काम मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल स्किल्स काउंसिल्स के पास में है। इस सेक्टर स्किल काउंसिल में एक और चीज ऐड हो गया है, वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्योंकि जितने भी आपका ऑफिसेज हैं या कोई भी बिल्डिंग है, इन सभी जगहों पे आपको उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड सिक्योरिटी पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिक्योरिटी पर्सन की जो ट्रेनिंग है वो भी MEPSC के अंडर में आती है। ओके, इनकी वेबसाइट है MEPSC.in। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल, MESCINDIA.org। मीडिया में जो लोग काम करते हैं, मीडिया में मतलब प्रिंट मीडिया और टीवी में जो जर्नलिस्ट लोग आते हैं, वो सब फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, जितनी भी प्रकार की और जितने भी आप टीवी सीरियल्स हैं या फिर मूवीज़ हैं, फिल्म है, इन सारे चीज़ों में जो भी प्रकार के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, खाली हीरो हीरोइन की ज़रूरत तो होती नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है, बहुत सारे अलग अलग और भी छोटे छोटे लेवल पे। जब मतलब इस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा मैं, तो उस समय ये सारी चीज़ों को हम और देखेंगे कि ये इसमें और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं इनके पास में फ़िलहाल में, है ना, क्योंकि कोर्सेज हमेशा ऐड भी करते जाते हैं लोग। ठीक है, तो ये मीडिया और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग MESCINDIA.org, मतलब मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल्स का काम है। पेंट एंड कोटिंग्स, पेंट पुताई अपन करते हैं हमारे घर पे, जो हम पेंट से रिलेटेड काम करते हैं, उसमें जो स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा रिक्वायरमेंट जो रहती है वो फुलफिल करने का काम जो है वो पेंट एंड कोटिंग स्किल काउंसिल्स की है। इनकी वेबसाइट है PCSC.in। पावर सेक्टर स्किल काउंसिल, पावर सेक्टर हाइड्रोकार्बन जो है वो एक तरह का पावर सप्लाई करता है, मतलब वहाँ से होता है, और दूसरे तरह का पावर जो होता है वो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, वो सब यहाँ इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर स्किल काउंसिल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है ना। तब हमारे देश में अगर पावर सही तरीके से आ रहा है, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और सही तरह से उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, जनरेशन से लेकर यूटिलाइजेशन तक के बीच में जो भी सारी चीज़ों के अलग अलग सेक्टर स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा जो चीज़ है उससे रिलेटेड कोर्स जो डेवलप करना है, वो सारा काम पावर सेक्टर स्किल काउंसिल्स देखती है। इनकी वेबसाइट है PSSCINDIA.org। रिटेल, हमारे देश में रिटेल एक ऐसा सेक्टर है जो कि कुछ समय पहले तक के, मतलब आज से 5-10 साल पहले तक के अनऑर्गेनाइज्ड ज़्यादा था। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब थोड़ा कोई प्रोफेशनल सेटअप नहीं हुआ, मतलब कोई ऐसा प्रॉपर सेटअप नहीं हुआ करता था। एक किराना की दुकान होती थी या फिर कोई गली में शॉप होती थी जहाँ पे आप जाके या तो कपड़े खरीद लेते थे या तो फिर किराना सामान खरीद लेते थे या फिर कोई भी अदर सामान खरीद लेते थे। पर पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो थोड़े कुछ मॉल्स वगैरह, मॉल कल्चर जब से आ गया है तो थोड़ी सिस्टमेटिक दुकानें लग गई है और वहाँ पर अलग अलग स्टोर्स बन गए हैं। स्टोर्स में आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। जो वहाँ जैसे आप अंदर जाते हैं किसी भी स्टोर पे, तो उस स्टोर पे आपको एक पर्सन रहता है जो वेलकम करता है। फिर वो आपकी रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करता है कि आपको किस प्रकार के कपड़े की या किस प्रकार के सामान की रिक्वायरमेंट है, और वो फिर आपको डायरेक्ट करता है कि हाँ आप इस तरफ से चले जाइए, आपको पीछे तरफ आपकी रिक्वायरमेंट के सारे सामान मिल जाएंगे। तो
ये जो पर्सन वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो जो बच्चे लोग वहाँ पे काम करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं तो ट्रेनिंग लेके आ रहे होंगे। तो उनको जो ट्रेन करने का काम है, जिस किसी भी रिटेल स्टोर में, किसी भी रिटेल स्टोर में अगर कोई पर्सन काम कर रहा है, उनको जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी ट्रेनिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो रहती है वो रिटेल सेक्टर स्किल काउंसिल जो है, रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये पूरा रिटेल से रिलेटेड काम देखती है। ओके, इनको मतलब इनकी जो वेबसाइट है वो rasci.in है। इसको शॉर्ट फॉर्म में जो बोलते हैं वो रास्की बोलते हैं। ओके, RSDC, रबर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। रबर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। रबर से हम मिटाने वाला रबर भी बनाते हैं, और एक टायर में लगने वाला जो, मतलब गाड़ी में लगने वाला जो टायर रहता है, वो भी रबर से ही बनता है। तो बहुत बड़ी रेंज है रबर की। रबर से आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और रबर से रिलेटेड एक्टिविटी, रबर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका हैंडलिंग और उनसे रिलेटेड जो भी सारे स्किल सेट्स की रिक्वायरमेट होती है, वो सारा काम जो है वो रबर सेक्टर स्किल काउंसिल्स के अंदर में आता है। इनकी वेबसाइट का नाम है rsdcindia.in/ssc/ ग्रीन जॉब्स, स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स। आज की डेट में अगर आप मुकेश अंबानी जी की, अगर आप एक लास्ट जो AGM हुई थी उसको अगर आप सुनेंगे, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो ऑयल सेक्टर, मतलब हाइड्रोकार्बन सेक्टर के साथ साथ में, हाइड्रोकार्बन भी एनर्जी जनरेट करने का काम कर रहा है, वो और अपने एनर्जी बास्केट में ऐड करना चाह रहे हैं, वो है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो होती है वो ग्रीन एनर्जी होती है, मतलब ऐसी एनर्जी जनरेशन का काम, या ऐसा कोई काम जिसमें कम से कम प्रदूषण हो, कम से कम पॉल्यूशन हो, कम से कम ये जो कार्बन है या जो ऐसे पॉल्यूटेड सब्सटेंस वगैरह निकलते हैं ना, जो कई बार हमारे पानी में मिल जाते हैं, हम कई बार हमारे एयर में मिल जाते हैं, कई बार ज़मीन में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है वो पॉल्यूटेड होती जा रही है। तो पॉल्यूशन लेस एनर्जी जनरेशन का काम करने का जो पूरा जिम्मेदारी है, या ऐसे स्किल सेट्स को तैयार करना जो ऐसी चीज़ों को बनाए जिसमें एनर्जी तो जनरेट हो बट पॉल्यूशन कम से कम हो, वो सारा काम जो है वो ग्रीन जॉब्स, मतलब स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स जो है उसके पास में, जिनको हम शॉर्ट में SCGJ बोलते हैं, sscgj.in, ये इनकी वेबसाइट का एड्रेस है। स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर। माइनिंग सेक्टर, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर में बहुत सारे मटेरियल, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको हमको माइन करके, मतलब वहाँ से निकाल के लेके आना पड़ता है। तो जो माइनिंग सेक्टर है, पूरे देश में जो माइनिंग सेक्टर है, उस सेक्टर को उस सेक्टर के लिए जो रिक्वायरमेंट है, स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने का पूरा काम जो है वो SCMS, मतलब स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर का है। ओके, इनकी वेबसाइट है skillcms.in। SCPWD, हमारे देश में ये भगवान की रचना है तो हम कुछ बोल नहीं सकते, पर हमारे देश में दिव्यांगजन भी होते हैं, देश में नहीं पूरी दुनिया में है। तो इन दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए कुछ कोर्सेज हैं जिससे अलग अलग डिसेबिलिटी के लोग
अलग अलग प्रकार के काम को परफॉर्म कर सकते हैं। कई कई डिसेबिलिटी ऐसी होती है जिसमें वो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें ऑफिस वर्क ऐसा कौन सा काम करवाया जाए जो वो कर सकते हैं, जिसमें उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम रहे। कुछ डिसेबिलिटीज़ ऐसी हैं जिसमें जैसे हियरिंग की प्रॉब्लम है, कोई बोल नहीं सकता है, बट ये डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। उनको अगर ट्रेनिंग दी जाए तो वो ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो दिव्यांग जन, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिनको मतलब डिसेबिलिटी तो नहीं बोलना चाहिए, एक्स्ट्रा एबिलिटी बोल सकते हैं इसको हम, या बोलना चाहिए हमें, तो उनके लिए जो सेक्टर स्किल काउंसिल है, उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सारा काम जो है SCPWD का रहता है। अच्छा, ये मैक्सिमम कोर्स जो इनके रहते हैं ना, ये कोर्सेज खुद नहीं बनाते हैं। SCPWD जो कोर्सेज हैं वो बहुत कम कोर्सेज बनाते हैं खुद के। ये दूसरी सेक्टर स्किल काउंसिल्स के जो कोर्सेज हैं उनको ले लेते हैं। जैसे रिटेल के कुछ प्रोग्राम होंगे जो यहाँ पे चल रहे होंगे, किसी और दूसरे हाइड्रोकार्बन सेक्टर में जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड है या फिर मीटर रीडिंग से रिलेटेड ऐसे कोई काम है, तो वैसे सारे कोर्सेज को वो वहाँ से उठा लेंगे और उस कोर्स में एक अपना एडिशनल कोर्स ऐड कर देंगे, जो जिसमें रहेगा कि वो जो दिव्यांग जन है उनको किस तरह से ये वाले कोर्सेज को कराया जाए, उसको कैसे सिखाया जाए ताकि वो काम कर सके, उस पर्टिकुलर काम को कैसे वो अच्छे तरीके से कर सके, वो चीज़ के लिए वो अपना एक एडिशनल नॉस ऐड कर देते। नॉस मतलब नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, और फिर वो प्रोग्राम ले लेते। तो जनरली इनके प्रोग्राम बोरोड या एडॉप्ट किए हुए रहते हैं किसी और सेक्टर स्किल काउंसिल से। इस सेक्टर स्किल काउंसिल का की जो वेबसाइट है वो है scpwd.in। स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड लाइसर्स स्किल काउंसिल, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड जो हमारा सेक्टर है, जिसमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से लेके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से लेके तमाम एक्टिविटीज़ जो कि एक स्पोर्ट पर्सन के लिए ज़रूरी होती है, वो सारी चीज़ें जो रहती है वो ये सेक्टर स्किल काउंसिल, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन सेक्टर स्किल काउंसिल देखती है। इनकी जो वेबसाइट है वो है स्पोर्ट SPORTSS sportsskills.in। ओके, SPORTSSKILLS.in इनकी वेबसाइट है। देश में टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है जिसके बगैर हम अब तो कल्पना नहीं कर सकते। मतलब ये देश की इकोनॉमी में प्राइम सेक्टर में से एक सेक्टर है। मतलब देश की इकोनॉमी अगर आगे बढ़ानी है तो हमें इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा डेवलप करना होगा, और इस सेक्टर को अगर डेवलप करना है तो इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को डेवलप करना होगा। तो इस सेक्टर में, मतलब टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाले लोगों की जो ट्रेनिंग है और उनके प्लेसमेंट का जो काम है, वो सारा काम जो है तो वो टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल्स करती है, जिनकी वेबसाइट है tsscindia.com। टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी काम है, टेक्सटाइल हमारे देश में कपड़े तो बहुत सारे होते हैं, तो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी सारा काम है वो सारा काम टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल देखती है, और इनकी वेबसाइट है TEXSKILL.in। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जो है वो हमारे देश में काफ़ी अलग अलग लोकेशन पे डेवलप ऑलरेडी है और कुछ कुछ लोकेशन पे डेवलप हो रहा है। तो टूरिज़म में और हॉस्पिटैलिटी में जब आप किसी होटल में जाते हैं
तो उस होटल में जितने भी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल के अंडर में आती है। किसी जगह पे अगर आप गाइड मतलब किसी आप टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो तो वहाँ पे गाइड भी रहता है, गाइड से लेके और भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि टूरिस्ट को एंटरटेन करते हैं या उनको क्या बोलना चाहिए, एंटरटेन ही करते हैं वो एक्चुअली। तो वो सारे जो रहते हैं वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल के अंडर में आते हैं। और इनकी वेबसाइट है thsc.in। ये थी हमारी कुछ सेक्टर स्किल काउंसिल्स, कुछ नहीं लगभग सभी कवर कर ली हमने। एक सेक्टर स्किल काउंसिल बची है जिसको मैं अलग से कवर कर लूँगा, हालांकि वो किसी न किसी के साथ में मर्ज हो जाने वाली है, इस वजह से मैं अभी उसको नहीं बताया हूँ। अब क्योंकि हम NSDC और स्किल इकोसिस्टम के अंडर में पूरी सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसमें कुछ क्विक लिंक्स मैंने आपको दी हुई है। अगर आप चाहें तो आप इन वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। सबसे पहली है nsdcindia.org। ये एक नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट है जिसमें स्किलिंग एक्टिविटी से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इन्हीं का ही एक नई वेबसाइट आई है जो कि skillindia.nsdcindia.org है। ये भी आप विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपको जितने भी प्रकार के कोर्स हैं, जितने भी कोर्स मतलब जितने भी आपके क्वालिफिकेशन पैक्स हैं, QPs जो जिसको बोलते हैं, या जॉब रोल्स हैं, उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी सारे सेक्टर स्किल काउंसिल की एक साथ एक ही जगह पे, है ना। आपको कोई अगर नया ट्रेनिंग सेंटर अगर बनाना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी लैब की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लासरूम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें ट्रेनर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें आपको इस skillindia.nsdcindia.org में मिल जाएगी। थर्ड है skillindia.org। ये वेबसाइट मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि आप इसको ज़रूर से विजिट करिए और देखिए कि ऐसा कोई कोर्स है कि जो आप भी कर सकते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन कोर्स कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, और इस प्रोग्राम को करने के बाद में आपको लास्ट में एक एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम देने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट किसके साथ में मिलेगा? एम्बलम के साथ में। मतलब एक इंडस्ट्री का रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कहाँ पे ये प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा? skillindia.org में। ओके, nsdcindia.org/ebook रीडर। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्किल प्रोग्राम से रिलेटेड बुक्स मिल जाएगी जिसको आप पढ़ के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। kausalmart.nsdcindia.org, यहाँ से अगर आप चाहें तो बुक परचेज कर सकते हैं। यहाँ से आप बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। ये पेड है, मतलब आपको इसका पेमेंट करना होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ई बुक रीडर में काफ़ी सारे जो बुक्स है वो आपको फ्री भी मिल जाएगी। आपको कुछ प्रोग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट किए हैं तो पार्टिसिपेट जिस प्रोग्राम में आप किए हैं उसमें कई बार आपको ये फ्री में बुक्स मिलती है। ओके, ये हमारी स्किल से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स थी जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। और भी वेबसाइट्स हैं जो कि इसमें ऐड किया जा सकता था, जैसे MSDE की मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो msde.gov.in है, ये एक वेबसाइट है। PMKVY, ये एक बहुत बढ़िया गवर्नमेंट ग्रांट स्कीम है जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लेते हैं और आपकी ट्रेनिंग का जो पूरा कॉस्ट है वो गवर्नमेंट बेयर करती है। वैसे ही DDU-GKY करके एक वेबसाइट है जो कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना करके है, और इसमें ये भी एक ऐसी स्कीम है जिसका पेमेंट जो है, मतलब आपकी स्किलिंग का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट बेयर करती है। मतलब आपको गवर्नमेंट चाहती है कि स्किल्ड करे, और आपको स्किल करने के लिए गवर्नमेंट आपको पेमेंट भी करती है। आपको मीन्स आपके पेमेंट, आपके जो ट्रेनिंग का कॉस्ट है वो पूरा कॉस्ट गवर्नमेंट बेयर करती है।
तो अगर आप ये सारी ट्रेनिंग कर लेते हैं, स्किल्ड बन जाते हैं, देश जब स्किल्ड रहेगा तभी तो देश को आगे हम बढ़ा सकेंगे, क्योंकि हमारे देश में लोगों की कमी नहीं है, स्किल्ड लोगों की कमी है। क्योंकि हमारा देश कहलाता है दुनिया का सबसे यंगेस्ट कंट्री है। यंगेस्ट कंट्री का मतलब यह है कि हमारे देश में जितने यंग पॉपुलेशन है ना, उतनी यंग पॉपुलेशन पूरे दुनिया में कहीं और नहीं है। अगर आप किसी भी दूसरे देश से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे एजेड लोग ज़्यादा हैं। एजेड लोग मतलब 50 साल से ऊपर वाले। अब 50 साल से ज़्यादा वाले लोग अगर हैं देश में, तो वो क्या कोई बहुत बड़ा काम कर सकेंगे क्या? 50 साल से ज़्यादा वाले लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। पर हमारे देश में क्या है, हमारे देश में यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसी पॉपुलेशन जो कि रेडी टू वर्क है, बस आपको उनको ट्रेन करना है। तो ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे करें। अब कई लोग बोलते हैं कि इतने सारे लोगों को स्कूल कैसे भेजेंगे, इतने सारे लोगों को कॉलेज कैसे भेजेंगे? तो स्कूल कॉलेज जाके ही आप काम कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं। आप ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लो, काम करो और फटाफट देश को बढ़ाओ और ख़ुद भी अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, है ना। तो ये सारा चीज़ हम देख लिए। इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ भी अगर आपको लगता है कि कोई आपको फीडबैक देना है तो आप इसमें कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। अच्छा, achyutam.live ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, जो कि मैं ये जितने भी वीडियोस बनते हैं वो सारे वीडियोस इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पे, और कैटेगरी वाइज बाइफरगेटेड हैं। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, इसमें आर्टिकल्स ऐड भी होते जाएंगे, तो आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू आप सभी का इतना समय मेरे साथ बिताने के लिए, इतनी पेशेंस के साथ में इन सारी जानकारी को सुनने के लिए आप सभी का थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।